हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको याद होनी चाहिए। ये क्रम याद होना चाहिए जो यहाँ पर बना हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्रम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये आपके सामने लिखी हुई है। ये है इलेक्ट्रोड अपक्रिया और ये है मानक अपचयन विभव का मान। ये इलेक्ट्रोड अपक्रियाएं लिखी गई हैं और ये मानक अपचयन विभव का मान। यहाँ पर ख़त्म होने के बाद में डायरेक्ट सीधे यहाँ पर पहुँचे कैडमियम पर, कैडमियम आयन प्लस 2 आयन, इसका मानक अपचयन विभव का मान ये लिखा है। जब यहाँ पर पूरी नहीं हुई है सीरीज, तो यहाँ पर आकर हमने ये 3 और लिखे हैं, तब जाकर आपकी कंप्लीट हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जानना होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस कारण विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, क्या उपयोग है और क्या इसके लक्षण हैं। तो आपको बताते हैं कि जब आवर्त सारणी के तत्वों को, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, ये जो मान लिखा है मानक अपचयन विभव E0 के घटते या बढ़ते क्रम में जब तत्वों को सजाया गया, हर तत्व का अपना एक मानक अपचयन विभव होता है, कितने पर वो अपचयित हो जाएगा। जो धातु है वो धातु में अपचयित हो जाएगा, जो गैस है वो गैस में अपचयित हो जाएगा, जो अधातु है वो अधातु में अपचयित हो जाएगा। यानी आयनों से वो मुक्त अवस्था में आने के लिए उसे कितने मानक अपचयन विभव की आवश्यकता होगी। कारण यही है और इसका भी एक क्रम बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आवर्त सारणी के तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को तब बनाया गया था जब उनके मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात हो गए थे। कौन सी धातु किस धातु द्वारा अपचयित हो जाएगी, या कौन सा तत्व किस तत्व द्वारा अपचयित हो जाएगा, कौन सा तत्व किसको बाहर निकाल देगा या किसको अपचयित पहले कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है लिथियम आयन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके लिथियम धातु में बदल गया। मानक अपचयन विभव का मान कितना है, -3.04, यानी कि सबसे कम मान। तो ये है कम से अधिक की ओर। जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, ये कैसा क्रम लिखा हुआ है, बढ़ता क्रम, यहाँ से गए यहाँ तक, फिर यहाँ से घूम के आए, फिर ये सीरीज चालू हो गई, बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो सबसे पहले अपचयित होने वाली धातु यानी कि सबसे दुर्बल अपचयित होने वाली धातु कौन है, लिथियम। लिथियम का मानक अपचयन विभव मान कितना है, 3.04। लेकिन एक तत्व ऐसा भी होता है जिसका मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है, वो तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके मानक अपचयन विभव का मान 0 होता है। अब यहाँ पर लिखा है कॉपर, आयोडीन और उसके बाद मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम। तो क्या है, ये जो हाइड्रोजन तत्व है वो कॉपर धातु, आयोडीन, सिल्वर, इन धातुओं को क्या कर देगा, किसी भी पदार्थ में यदि ये मिश्रित है तो उनको अपचयित कर देगा, क्योंकि इसका मान अपचयन विभव अधिक है। इसी प्रकार से सबसे प्रबल आक्सीकारक, यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे दुर्बल आक्सीकारक होगा और यहाँ पर ये सबसे प्रबल आक्सीकारक होगा। तो कहने का मतलब है कि जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के यानी E0 के घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक ऐसी
सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है तत्वों के, तो जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। बस इसको अपने ध्यान में रखना, अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी पर नोट करके। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक प्रबल अपचायक होता है, क्योंकि फ्लोरीन ही चाहे कोई भी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का कोई भी तत्व हो, उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता है। तो सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका होगा, और फ्लोरीन का, सबसे कम लिथियम का। फिर जैसे जैसे तत्व बढ़ेंगे वैसे वैसे मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाएगा, ऋण से धन की ओर चलता है, क्योंकि ऋण कम होता है, कम से ज़्यादा की ओर मानक अपचयन विभव का मान होगा। अपचयन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो ये हो गई आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 लक्षण लिखिए। तो 4 लक्षण के लिए हमें क्या लिखना होगा, एक हेडिंग डालनी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो इसको आप रफ कर देते हैं। ये तो आपकी बात हो गई रफ। अब आ जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। लक्षण में बताना है आखिर क्या कर सकती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या होता है। उसके बाद में आपको हम बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, क्या उपयोग होंगे क्या नहीं। तो ये बात आपकी यहाँ पर रफ कर दी है, और यहाँ पर हेडिंग डाल लें, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, 4 लक्षण पूछे जाते हैं, और ये आप अनसॉल्व पेपर में उठाकर देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। तो आपको अब बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो बच्चों आप पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। हमने बताया था कि आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 लक्षण होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लक्षणों के बारे में ही पूछा जाता है। ये 4 लक्षण लिखने के लिए आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। 4 लक्षण यदि आपने ये बता दिए सही से। तो क्या लिखा है, पहला लक्षण, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि हमने बताया था श्रेणी लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर, कहाँ तक, लिथियम से फ्लोरीन F2 तक जाने तक, वहाँ तक 2.87 तक जो उसका अपचयन मान था। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तत्व बहुत प्रबलता वाले आ जाते हैं जिनका मानक अपचयन विभव का मान प्लस में होता है, तो उनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, अर्थात अपचयित होने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा फ्लोरीन का लिखा था -3.04 और लिखा था किसका, लिथियम का लिखा था 3.04 इज नॉट, और यहाँ पर हमने आगे लिखा था फ्लोरीन का +2.87, ये था किसका, फ्लोरीन का। अब पहले लिथियम का मानक अपचयन विभव किस में है, माइनस में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता फ्लोरीन से कई गुना कम है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू और ये प्लस में। तो कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात इसका मतलब होता है अपचयित होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन अर्ध सेल से जोड़ने पर। अब हम बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक सेल ले लीजिए, यहीं पर बताते हैं, इसको रब कर देते हैं, जगह है कम तो यहीं पर आपको सामने ही बताते हैं, किनारे पर हम आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे ये सेल होता है, ये हाइड्रोजन सेल, ऐसे करके आप देखना अपनी बुक में तो आपको मिल जाएगा।
ये हाइड्रोजन जिसमें ब्लैक प्लेटिनम लगी होती है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड होता है जो जल में एक डूबा रहता है, और इसको किसी धातु, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाइए, इसको आपस में जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और ये किसी धातु का, किसी धातु, जितनी भी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व दिए गए हैं, किसी भी तत्व का। तो बताते हैं क्या लिखेंगे। हाइड्रोजन अर्ध सेल से जोड़ने पर, ये हाइड्रोजन का अर्ध सेल है, ये किसी भी धातु का, कोई भी धातु हो, पर जिसका मानक अपचयन विभव का मान, कोई भी धातु हो जिसका मानक अपचयन विभव, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मरकरी हो, कोई भी हो, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रोड है, ये अन्य धातु का, जो आपकी रासायनिक श्रेणी में धातुएं या तत्व दिए गए हैं, उनका एक इलेक्ट्रोड लेंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, जोड़ने पर जिसका मानक अपचयन विभव का मान, क्या मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, तो वह एनोड, किसका, एनोड की भांति, यानी कि माइनस की भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। और जिसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है, कैसा हो, धन आ जाए, यानी कि हाइड्रोजन सेल से जोड़ेंगे और इसका मान धनात्मक आ जाए, इसको जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोड है किसी भी धातु का, उससे जोड़ा तो ये इसका मान धनात्मक आ जाए, तो वह कैथोड की भांति कार्य करता है। ये 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट, धातु की क्रियाशीलता उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो भी धातुएं हैं, जैसे आपको बताते हैं, हम कुछ धातुएं लिखते हैं, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे अधिक प्रबल क्षमता लिथियम की, फिर उसके बाद में होगी बेरिलियम की, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो कहते हैं धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो धातु शीघ्रता से, यानी कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, वो अधिक क्रियाशील होगी। तो लिथियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागती है, सबसे अधिक क्रियाशील, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम। इसके आगे हम अगर चले जाएं, जैसे Cu, किस पर चले जाएं, Cu, Ag, Au, Pt, ये क्या है, ये धातुएं हैं अक्रियाशील, क्योंकि ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है। क्रियाशीलता में इसे कॉपर को फिलहाल निकाल दें तो हम इतने ही रखें। सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन त्यागती है, लिथियम, फिर बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, फिर क्या होता है, सिल्वर, चांदी और प्लेटिनम। आप इनको ऐसे देख लें। इसमें एक धातु और आप लिख सकते हैं, जिंक। इन धातुओं को आप कहीं भी खुले स्थान में रख दें तो ये 10-12 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे के बाद में नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्योंकि जैसे आपने खेतों में जिंक डालते हैं या यूरिया खाद डालते हैं, उस स्थान पर हम सोडियम, लिथियम धातु ले लेते हैं कि वो हमने यूरिया खाद के स्थान पर लिथियम धातु डाली, तो कुछ समय के बाद वो खाद क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक रखती है। तो जिनकी क्रियाशीलता तभी अधिक होगी जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे। और सोना, आपके पास से कुछ सोने की वस्तु गिर जाती है, देखते हैं आपको बहुत से कई खदानों वदानों में सोना मिलता है, तो उसमें से कुछ भी क्षरण नहीं होता। क्यों? वो किसी भी मिट्टी, इट्टी, पानी या तेल, कोई भी अन्य वस्तु से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को शीघ्रता से त्यागता नहीं है। चांदी आपको मिल जाए, बहुत सालों तक पड़ी रहेगी, तो वो चांदी ज़्यादा मात्रा में अपघटित नहीं होगी। लेकिन लिथियम, बेरिलियम, सोडियम धातुएं ऐसी हैं, इनको अगर कुछ समय तक हम अपने कहीं खुले स्थान में रख दें तो ये नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातु वर्षों के वर्षों पड़ी रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो तार
जिससे ट्रेन दौड़ती है, जिस तार की वजह से ट्रेन दौड़ती है, तो वो लगा होता है कॉपर का तार, प्योर कॉपर का तार, लेकिन वो गलता नहीं है क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होता अधिक। ऐसे ही सोना जो होता है वो ज़्यादा अपघटित नहीं होता, थोड़ी बहुत मात्रा में तो दुनिया की हर चीज़ें विघटित हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक लिथियम में और धातुओं में ये आ जाती हैं। ये फिलहाल में अधातु जैसे कुछ तत्व है, उपधातुएं भी बोलते हैं। ये मृदा धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है और ये अक्रियाशील धातुएं हैं। तो बताता है क्या पॉइंट, धातु की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्भर करती है। इन धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद में सबसे अधिक लिथियम, जितना लिथियम होगा उतना बेरिलियम नहीं होगा, जितना बेरिलियम होगा उतना सोडियम नहीं, उतना मैग्नीशियम नहीं, और ये तीन महाराज तो जल्दी होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्यागते ही नहीं है। आगे आ जाते हैं, जबकि अधातुएं जैसे गैसें, ना तो जो धातुएं होती है ना पूरी तरीके से अधातु होती, उन्हें उपधातु कहते हैं, ठीक है। जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे, जैसे अधातु हैं आयोडीन, फिर उसके बाद में क्या होता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फ्लोरीन। तो सबसे प्रबल कौन सा होगा, फ्लोरीन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद में आयोडीन। तो सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होगी, फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। यह इलेक्ट्रॉन को सिर्फ जोड़ सकता है, लेकिन उनमें भी चार हैं, हैलोजन में भी फ्लोरीन, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाबीन होता है, लेकिन ये धातु में आ जाता है। इसको मिटा दो तो फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। बताते हैं चौथा पॉइंट, श्रेणी में लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, क्योंकि लिथियम की प्रबलतम अपचायक क्षमता होती है, वह बहुत जल्दी से अपचयित हो जाएगा, ठीक है। तथा फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। आप जानते हैं कि लिथियम का कितना होता है, -3.04 और इसका कितना होता है, फ्लोरीन का F2 का +2.87। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का गुण किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद में लिथियम का। अब ये बातें चारों हो गई, ये हो गए विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब आ जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। क्या बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर लक्षण को हटा दीजिए, अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी आखिर किस में काम आती है, तो 4-5 आपको अनुप्रयोग बताएंगे और इस टॉपिक का अंत कर देंगे। अनुप्रयोग, ये दूसरे मार्कर से लिखा है, लेकिन आपको देख रहा होगा, इतना महीन भी नहीं लिखा है कि आपको दिखाए ना। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। पहला, नंबर 1, धातु की क्रियाशीलता की तुलना करने में। अब एक लाइन आपको बताते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व अन्य धातु से ऊपर रखा होता है, जैसे हम मान लें यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम से ऊपर कौन है, लिथियम है, बेरिलियम भी रखा है। तो वह सोडियम धातु जो है वो किससे अपचयित हो जाएगी, बेरिलियम से और लिथियम से। इसके नीचे जो रखे हैं उनसे क्रिया नहीं करेगा। जैसे हमारा लिखा होगा NaOH, अगर आप चाहें इससे कैल्शियम से सोडियम को हटा दें, नहीं, कभी नहीं, ये क्रिया कभी नहीं हो सकती। इसको ऐसे बताते हैं, कैसे, ऐसे लिखते हैं, जैसे NaOH सोडियम या सोडियम क्लोराइड,
इसमें कैल्शियम डालो। अब आप पीछे बैक जाएं या अपनी किताब में देखें, सोडियम कैल्शियम से ऊपर रखा गया है। यदि सोडियम से कैल्शियम की क्रिया कराएं कभी नहीं होगी, क्योंकि सोडियम की जो मानक अपचयन विभव का मान है वो कैल्शियम से अधिक है। और अगर ये लिखा होता है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ Cl2 नहीं लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, और सोडियम धातु डालते तो 2 का मल्टीप्लाई करते और ये बन जाता 2NaCl। क्या बन जाता? 2NaCl, और कैल्शियम को अपचयित कर देता। अपचयित मतलब है बाहर निकाल देता है बिल्कुल मुक्त अवस्था में। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम धातु, अब सोडियम का मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, ये कैल्शियम के लात मारेगा, चल हट, मैं तुझसे ज़्यादा प्रबलतम अपचायक हूँ। इसको अपचायक कर दिया और कैल्शियम को बाहर कर दिया। तो इसकी अपचयन क्षमता बताते हैं। ये आप बात समझ गए होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व अपने से अन्य धातु द्वारा अपचयित होता है वो तत्व उससे ऊपर रखा जाता है। जैसे H2O, ये क्या है? HOH यानी H2O। इसमें हम सोडियम धातु डालें तो सोडियम को चाहिए 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में मान कितना है? 0.00, और सोडियम का है -2.87 का लगभग में। तो यहाँ पर इसका अपचयन विभव मान है, ये हाइड्रोजन को मारेगा लात कि हट जा, मैं तुझसे ऊपर रखा गया हूँ। जो ऊपर रखा गया वो नीचे वाले को धक्का दे देता है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर रखा गया है वो अपने नीचे वाले को अपचयित कर देता है। तो ये बना देगा NaOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले नहीं निकल सकती है, और यहाँ पर मुक्त। ये क्रियाशीलता है भाई, देख लीजिए। सोडियम ने हाइड्रोजन को अपचयित कर दिया, यानी कि हटा दिया। अपचयन का मतलब होता है बिना आयन वाला, यानी कि जिसके पूरी मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाए वो अपचयित हो जाता है। जैसे शुद्ध धातुओं का अपचयन होना, ये क्या है? अपचयन। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, नंबर 2, धातुओं की अपचयन की क्रियाशीलता की तुलना करने में। तो इसमें बोलेंगे कि अपचयन, तो बोलेंगे क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु, क्या चीज़ है? अब बात आ गई धातु की। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से ऊपर की धातु से अपचयित हो जाती है। कैसे अपचयित हो जाएगी? देखिए, ये यहाँ पर लिखा हो सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लिखा हो तो या यहाँ पर लिख लें क्या? सिल्वर साइनाइड। ये सिल्वर साइनाइड का लवण है। सिल्वर साइनाइड को हमें लवण को अपचयित करना है, यानी कि इससे कोई ऊपर वाली धातु डालनी है। तो हम यहाँ पर क्या डाल दें? प्लस करके डाल दें सोडियम। अब सिल्वर विद्युत रासायनिक श्रेणी में बिल्कुल नीचे है और सोडियम तो टॉप पर रखा है, लिथियम के थोड़ा ही निकट में। तो ये क्या करेगा? इसकी धातु को अलग कर देगा और ये हो जाएगी सिल्वर, हो जाएगी मुक्त, यानी कि हमें चांदी प्राप्त हो जाएगी। ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत में ये बात है कि कैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, और बन क्या जाएगा? सोडियम साइनाइड। ये धातु अपचयित हो गई। ये धातुओं की क्रियाशीलता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से ऊपर वाली धातु जो उससे टॉप पर लिखी गई है उसके द्वारा अपचयित हो जाती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, बस पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक कौन होता है? प्रबल आक्सीकारक वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं,
यानी कि वे जो अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से त्याग देते हैं। तो ऑक्सीकारक धातु कौन सी होगी? वे धातुएं जो जल्दी से ऑक्सीजन को कैरी कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीकारक धातुएं, प्रबल ऑक्सीकारक होंगी कौन सी? कॉपर, सिल्वर, निकिल और गोल्ड। ये प्रबल ऑक्सीकारक धातुएं हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगी और इनका मान ही ज़्यादा होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये प्रबल ऑक्सीकारक धातुएं हैं। वे धातुएं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है ऑक्सीकरण की क्षमता की तुलना करने में। अगला पॉइंट आ जाएगा नंबर 4, विद्युत विघटन द्वारा उत्पाद बनने में। आप जाते हैं विद्युत विघटन कराएंगे। अब विद्युत विघटन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होता है हमने बताया, विद्युत उत्पाद, ये एक रॉड है, एक रॉड है। विद्युत विघटन कराएंगे, दोनों रॉडों में क्या होता है, बीच में लगा होता है, ये क्या बन गया, एक वोल्टेज सेल, जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। यहाँ पर जिंक की रॉड है Zn, और ये क्या है, कॉपर की रॉड। कॉपर की रॉड में क्या होता है, अपचयन क्षमता अधिक होती है, वह इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से कैरी कर लेती है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर रखा गया है। यह अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से त्याग देगी, यानी कॉपर को अपचयित कर देगी। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ZnSO4 का विलयन बना हुआ है। क्या है, ZnSO4 का, नहीं सॉरी, CuSO4 का विलयन है। यहाँ पर क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर क्या है, ZnSO4। अपचयन क्षमता किसकी ज़्यादा है, जिंक की, क्योंकि जिंक कॉपर से कई गुना ऊपर टॉप पर रखा है। तो जिंक आयन आएंगे, बनेंगे कौन से आयन, कॉपर आयन और Zn आयन। लेकिन अपचयन कौन कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा कॉपर को, जिंक दे देगा अपने इलेक्ट्रॉनों को। तो जिंक का ऑक्सीकरण इसको बताते हैं। जैसे Zn अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एनोड पर, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। कॉपर भी आयन बनाएगा, कॉपर जब आयन बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े हैं, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा विद्युत विघटन द्वारा उत्पाद बनने में। तो जो अधिक प्रबल धातु होती है, ठीक उसके अपेक्षा, यानी कि जिसको वो अपचयित कर देती है, उसी का उत्पाद बनकर तैयार होता है। किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी के नियमानुसार। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की छड़ को डालें तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ये अपचयित हो जाएगा और कॉपर को अपचयित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे बता देते हैं, जैसे CuSO4 का विलयन है, जिंक आएगा मेरी क्या है, जिंक टॉप पर है, किससे, कॉपर से, तो ये इसको पृथक कर देगा और बनाएगा ZnSO4, और क्या निकल जाएगा, कॉपर अपचयित। यही तो यहाँ हो रहा था, यही तो क्रिया यहाँ हो रही थी। और यदि ZnSO4 का विलयन हो और कॉपर डालें, और ये कॉपर जिंक को अपचयित नहीं कर पाएगा, यह रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी। अगला पॉइंट, इसको अभी रफ किए देते हैं। 5, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभावना में। अब आप जानते हैं कि जब सेल में अपक्रिया होती है तो एक होती है ऑक्सीकरण, जैसे अभी हम बता रहे थे, एक होती है अपचयन। तो ऑक्सीकरण को लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को लिखते हैं रिडक्शन। तो इसका रेड और इसका ऑक्स क्या हो जाता है, रेडॉक्स।
वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों की अपक्रियाएं एक साथ होती हैं क्या कहलाता है? रेडॉक्स कहलाती है अपक्रियाएं। तो रेडॉक्स अपक्रिया होगी तो एक पर होगा, एक पूरी अपक्रिया क्या होगी इसकी? E इक्वल ई कैथोड, ई नॉट कैथोड। मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो ई नॉट कर लो। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं कैथोड। कैथोड में से एनोड को गिरा देंगे तो हमें रेडॉक्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्या लिख दें? एनोड। ये रेडॉक्स अपक्रिया की संभावना में है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 6, विस्थापन अभिक्रियाओं में। अरे ये तो बहुत है, ये तो उतनी देर से बता ही रहे हैं, उतनी देर से यहाँ पर बोर्ड में जो कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रियाओं। विस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब है कोई भी ऐसी धातु की या पदार्थ की अभिक्रिया बनी हो जिसको हम विस्थापित कर दें, उसकी जगह पे दूसरा ले आएं। जैसे हम लिखें लिथियम, नहीं सॉरी, इसकी जगह पे हम ले लें ZnCl2। ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड में कुछ ऐसा डालें जिसमें विस्थापन कर दें। तो हम यहाँ पर क्या डाल दें? सोडियम। सोडियम की अपचयन, मानक अपचयन वैभव जिंक से अधिक है, तो ये जिंक क्या करेगा? ये विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा 2NaCl और जिंक बेचारी बाहर निकल जाएगी। दो ये दादागिरी वाला हिसाब, जो टॉप पर है तो वो दादा है और जो नीचे है तो वो कमज़ोर है। यानी कि सोडियम का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है, वो जिंक को हटाएगा कि भाई हमारा अपचयन विभव मान अधिक है, मैं तुमको हटा सकता हूँ इलेक्ट्रॉन अपने देकर। क्या देकर? अपने इलेक्ट्रॉन देकर। क्योंकि जिंक जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? Zn आयन, 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, उससे पहले नहीं आएगा, 2 रुपए का घाटा खा के आएगा। सोडियम कहेगा छोड़ो, हम 2 अपने सोडियम लाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन अपने सोडियम का दे देते हैं और तुम्हारे स्थान पर बैठ जाएंगे क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हैं। ये बना देते हैं विस्थापन। सोडियम ने किसको विस्थापित कर दिया? जिंक को, और जिंक अपचयित हो गई। अगला पॉइंट नंबर 7, हाइड्रोजन के अपचयन में। नहीं, यहाँ पर ऐसे हेडिंग पड़ेगी, धातु ऑक्साइडों द्वारा H2 का अपचयन। भाई धातु ऑक्साइड क्या होगा? निकेल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसमें H2 डालेंगे, H2 डालेंगे, ये क्या बना देगी? जल। हाइड्रोजन अपचयित हो गई, ये क्या बना देगी? जल। तो यहाँ लिखेंगे H2O और निकेल अपचयित हो गई। और किसका अपचयन हो गया? हाइड्रोजन का भी। उसके बाद में यहाँ पर Zn, या फिर लिख लें पहले H2O प्लस जिंक, ये लिखिए हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता नंबर 8, धातु के निष्कर्षण में। धातु के निष्कर्षण में अब आपको बताते हैं धातु के निष्कर्षण में। धातुओं का निष्कर्षण करना होता उच्च कोटि की धातुएं, तब हमें इनकी ज़रूरत होती है। जैसे हम लिखें NaAg, एक लवण बनाएं Cn का होल ट्वाइज और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें हम ऐसी चीज़ डालने वाले, जिंक डाल दी। अब जिंक की क्रियाशीलता या कहें मानक इलेक्ट्रोड विभव सिल्वर से बहुत अधिक है, जिंक इसके लात मार देगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जो जिंक का मानक अपचयन विभव है वो सिल्वर से कई गुना अधिक है, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, इसकी कितनी है? 2। यहाँ पर Cn होगा, सॉरी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें इसको क्या बनाना है? जिंक। हमें चांदी को बाहर निकालना है, तो आगे एरो लगाएंगे, क्या कर देंगे? गर्म। ये जिंक इसके लात मार देगा तो हमें चांदी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन और लवण क्या बनेगा? प्लस बनेगा Na2, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 है। Na2 और Zn आ जाएगा और ये बन जाएगा Cn का होल ट्वाइज।
बन गया। साइनाइड देखिए सोडियम 2 थे प्राप्त हुए, 2 एकन 2 साइनाइड थे प्राप्त हुए। जिंक अकेला था प्राप्त हुआ। जिंक के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिल्वर के 1 होते, सिल्वर बाहर हो गए। ये धातुओं के निष्कर्षण में। ये हो गया टॉपिक आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। इतने ही इसके अनुप्रयोग हैं, अब इनमें अनुप्रयोग नहीं बाकी हैं। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय कम है। वक्त को देखते हुए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो पढ़ते रहेंगे। और जो हमारे चैनल से नए नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है तो नए भी जुड़ रहे हैं, तो जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे ये हमारा अनुरोध है कि वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, इस तीसरे चैप्टर को देखें। तो जो अन्य 2 चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको हम आपको पढ़ा देंगे, ये हमारा आपसे वादा। लेकिन इतना फास्ट पढ़ो आप कि आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराएं। हम पिछले भी साल में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाए और टॉपर ही भी बच्चे रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। धन्यवाद।